हेलो स्टूडेंट्स। तो आज है हमारा डे 35 जेई 40 डे क्रैश कोर्स सीरीज का। और आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो ये है डिस्क्लेमर। तो हम देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे अमीन्स का बेसिक नेचर। उसके बाद हम बात करेंगे एसाइलेशन के बारे में। फिर हम देखेंगे कार्बाइल अमीन रिएक्शन। फिर हम देखेंगे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। और लास्ट में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर से। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम अमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जो अमीन्स हैं वो रिएक्टिव होते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि उनके पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो रिएक्टिविटी डिसाइड होती है लोन पेयर के बेसिस पे, और ये बात कि कितना इजीली वो लोन पेयर डोनेट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि लुईस बेस क्या है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है। ठीक है, तो हम इसी बेसिस पर उसकी बेसिसिटी को डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो बेसिसिटी इसी बात से देखी जाती है कि कौन कितना इजीली अपना जो लोन पेयर है वो डोनेट कर दे। ठीक है, तो अमीन्स के पास एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो अमीन्स रिएक्टिव होते हैं और वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह बिहेव करते हैं। तो अब देखते हैं बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स के बारे में। तो अमीन्स बेसिक नेचर के होते हैं, तो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं अगर वो बेसिक है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन के थ्रू अपना बेसिक नेचर दिखाते हैं तो वो लुईस बेस होते हैं और वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। तो जैसे कि एग्जाम्पल से समझो, हमारे पास है BF3। तो BF3 क्या है, ये एक लुईस एसिड है। तो बोरॉन का क्या होता है, ऑक्टेट जो है वो इनकम्प्लीट होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, इसीलिए BF3 क्या है, ये एक लुईस एसिड है। और अगर हम अमोनिया की बात करें तो अमोनिया के पास क्या है, एक लोन पेयर है। ठीक है, तो क्या करता है, अमोनिया एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। तो ये इसने क्या करता है, ये BF3 को अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट करता है, और ये क्या बनाता है, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिससे NH3 और BF3 का एक कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, इसी को हम लुईस एसिड बेस पेयर बोलते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, जैसे कि हम Ka के अकॉर्डिंग एसिडिक नेचर डिसाइड करते हैं, वैसे ही बेसिक नेचर Kb होगा, जो कि बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो देखो एसिड का डिसाइड करते हो K के बेसिस पे, बेस का डिसाइड करोगे Kb के केस में Kb के बेसिस पे, और Kb क्या है, बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है। तो जितना ज्यादा Kb उतना ज्यादा डिसोसिएशन होता है, और उतना ही ज्यादा क्या है, प्रोडक्ट हमें मिलता है। इसका मतलब ये है कि अगर बेसिक नेचर अच्छा है तो Kb की वैल्यू बड़ी होगी, और क्योंकि pKb Kb का नेगेटिव लॉगरिथम होता है, जिसका मतलब है माइनस लॉग Kb। pKb किसके बराबर है, माइनस लॉग Kb के। तो इसका मतलब यह है कि Kb ज्यादा है और pKb कम है। ठीक है, तो अगर हमें बेसिक नेचर डिसाइड करना है तो देखेंगे जिसकी Kb की वैल्यू सबसे ज्यादा है और pKb की वैल्यू कम है, वो उतना ही ज्यादा अच्छा बेस होता है। ठीक है, तो अमीन्स की बेसिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Kb के साथ, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है pKb के साथ। तो Kb की वैल्यू ज्यादा और pKb की वैल्यू कम, तो वो उतना ही अच्छा बेस की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे देखो, आपको हाइब्रिडाइजेशन बताई गई है। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन देखें, तो हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे निकाल सकते हो, हमेशा याद रखो कि हाइब्रिडाइजेशन में हम हमेशा सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं। ठीक है, कभी भी पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन काउंट करते टाइम पाई बॉन्ड को कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड और नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है हम वो भी काउंट करेंगे।
और एक बात ध्यान रखो कि अगर जो सपोज नाइट्रोजन पे लोन पेयर प्रेजेंट है या किसी ऑक्सीजन पे अगर लोन पेयर प्रेजेंट है जो कि रेजोनेंस में जा रहा है, मतलब वो उस पे लोकलाइज्ड नहीं है, वो डीलोकलाइज्ड है, ठीक है, तो कभी भी ऐसे लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करते हैं। तो चलो इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। अब देखो नाइट्रोजन का हमारे पास क्या है, एटॉमिक नंबर 7, तो क्या होता है 1s2 2s2 2p3, है ना। तो 2s में 2s में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि पेयर्ड होते हैं, ठीक है, और 2p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि अनपेयर्ड होते हैं, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं बात करती हूँ RnH2 की, तो इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करो कितने हैं, एक तो ये R से जुड़ा है और 2 हाइड्रोजन से, तो 1 2 3 3 सिग्मा बॉन्ड, और इसके पास एक लोन पेयर भी तो प्रेजेंट है ना प्योर s ऑर्बिटल में, है ना। तो ये RnH2 जब है तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर भी प्रेजेंट होता है s ऑर्बिटल में, तो 1 2 3 प्लस एक लोन पेयर 4, तो जब भी 4 होगी तो क्या होगा, sp3 होगा, ठीक है। अब वैसे ही Rn डबल बॉन्ड CHR का निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो नाइट्रोजन एक इस R से बॉन्डेड है और डबल बॉन्ड के थ्रू इस कार्बन से बॉन्डेड है, पर मैंने क्या बताया कि हाइब्रिडाइजेशन के टाइम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, तो एक सिग्मा बॉन्ड 1 और यहाँ पे 2 और एक लोन पेयर, तो 2 + 1 3, जब भी 3 होगा तो क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड N, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो एक ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो सिग्मा बॉन्ड काउंट करो सबसे पहले, तो ये नाइट्रोजन सिर्फ इस कार्बन से जुड़ा है, तो सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड हुआ और इसके पास एक लोन पेयर होगा, तो 1 + 1 2, तो जब 2 होता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp। तो इस वाले केस में नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इसमें sp2 है और इसमें क्या है, sp है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का जिसमें लोन पेयर होता है, उतना ही कम उसका बेसिक कैरेक्टर होता है। अब अगर मैं बात करूं s ऑर्बिटल की, तो s ऑर्बिटल की शेप कैसी होती है, स्फेरिकल होती है ना, और वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। तो अब आप खुद ही समझो कि बीच में क्या है, न्यूक्लियस है और उसकी शेप कैसी है, स्फेरिकल है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, हर तरफ से वहां इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनको अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो क्योंकि ये s ऑर्बिटल हमारा स्फेरिकल शेप्ड है और पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के पास रहता है एज कंपेयर टू p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल कैसा है, डिफ्यूज्ड है। तो जितना s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के पास रहता है p उतना नहीं रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस क्या करता है, s ऑर्बिटल को चारों तरफ से स्ट्रांगली अपनी तरफ खींचता है, इतना वो p को नहीं खींच पाता है। तो जब एक लोन पेयर एक ऐसे हाइब्रिड ऑर्बिटल में रहता है जिसमें s कैरेक्टर ज्यादा है, तो वो न्यूक्लियस के द्वारा टाइटली हेल्ड होता है और न्यू बॉन्ड बनाने के लिए डोनेशन के लिए लेस अवेलेबल होता है, ठीक है। तो देखो नाइट्रोजन के केस में क्या होता है कि जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई, सपोज NH3 को मानो, ठीक है, तो जब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हुई तो हमारे पास 2s में लोन पेयर प्रेजेंट था और 2p में हमारे पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, मतलब 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे और 2s में हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, ठीक है। तो जब हाइब्रिडाइजेशन हुई तो क्या हुआ, एक s और 3 p ऑर्बिटल मिलके इन्होंने क्या बनाया, sp3 बनाया। तो पहले तो वो लोन पेयर जो था, इलेक्ट्रॉन पेयर था, वो प्योर s में था, तो उसका s कैरेक्टर बहुत ज्यादा था। लेकिन जब उसने हाइब्रिडाइजेशन में गया और sp3 हाइब्रिडाइजेशन उसने दिखाया, तो उसमें s कैरेक्टर कितना हो गया, अब 25 हो गया और p कैरेक्टर कितना हो गया, 75% हो गया। तो s कैरेक्टर क्या हुआ, वहां पे घट गया। तो जब s कैरेक्टर कम हो गया तो उसका बेसिक कैरेक्टर है वो क्या हो गया, ज्यादा हो गया। तो अब वो अपने लोन पे डोनेट आसानी से कर देगा, ठीक है। तो ध्यान रखो कि ये इंक्रीज्ड अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के लिए इफेक्टिवली एटम को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बना देता है और उसके लोन पेयर को शेयर या डोनेट करने की विलिंगनेस को रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से बेसिक कैरेक्टर क्या है, कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक ऑर्बिटल में जिसमें p कैरेक्टर ज्यादा हो तो लोन पेयर न्यूक्लियस से दूर रहता है, ठीक है, मतलब लोन पेयर जो है वो इतना अट्रैक्ट नहीं होता है न्यूक्लियस की तरफ।
तो वो मोर लूजली हेल्ड होता है और डोनेशन के लिए क्या होता है, रेडिली अवेलेबल होता है। ठीक है, इसीलिए जो बेसिसिटी होती है वो उस केस में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो RnH2 है वो ज्यादा बेसिक है। RnH2 की हाइब्रिडाइजेशन देखो हमने निकाली थी sp3 और RCN की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp है। तो sp3 में देखो s कैरेक्टर कितना है 25% और p कैरेक्टर कितना है 75%, बल्कि sp में s कैरेक्टर कितना है 50%। तो इसमें s कैरेक्टर ज्यादा होगा तो वो क्या होगा, लेस बेसिक होगा, क्योंकि जो s कैरेक्टर होता है, परसेंटेज s कैरेक्टर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर्स को अपनी तरफ खींच के रखता है। ठीक है, तो इसका मतलब वो कम बेसिक हो गया। वो अपने लोन पेयर्स अब डोनेट करने के लिए इतना विलिंगली लोन पेयर अपने डोनेट नहीं करेगा। तो इसीलिए RnH2 क्या है, ज्यादा बेसिक है, इसमें s कैरेक्टर क्या है, कम है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो बेसिक नेचर ऑफ अमीन्स की बात करते हैं। तो जब हम अमीन्स के बेसिक नेचर के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे सोल्यूशन फेज में अगर बात करते हैं तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो उसकी बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं मिथाइल और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमीन्स की। तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो सोल्यूशन फेज में उसकी बेसिसिटी को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला फैक्टर अगर हम देखें तो होता है प्लस आई इफेक्ट। अब प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बेसिसिटी ऑर्डर पूछूं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अमीन में, तो अब देखो क्या होगा, हमारे पास 3 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो बॉन्डेड होगा वो 3 R ग्रुप से बॉन्डेड होगा। ठीक है, और हमारे पास जो क्या है, बेस है ना, अमीन क्या है, तो नाइट्रोजन 3 R ग्रुप से बॉन्डेड है। तो उसने अब एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, तो नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो उसने क्या बना लिया, प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेटेड एसिड बना लिया। तो अब देखो 3 डिग्री अमीन में क्या होता है कि हमारे पास 3 R ग्रुप्स है जो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। ठीक है, मतलब R की जगह हम R को CH3 ग्रुप्स मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 CH3 ग्रुप्स हैं जो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहे हैं, उस न्यूक्लियर उस नाइट्रोजन पे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन उसमें क्या दिखा रहा है, प्लस आई इफेक्ट ज्यादा दिखा रहा है। याद रखो कि प्लस आई हो गया या फिर प्लस आर हो गया, प्लस एच हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। और माइनस आई हो गया, माइनस आर हो गया या फिर माइनस एच हो गया, ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करते हैं। तो यहाँ पे देखो 3 CH3 ग्रुप्स है जो प्लस आई इफेक्ट दिखा के उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर रहे हैं। वहीं पे 2 डिग्री में हमारे पास सिर्फ 2 R ग्रुप्स है और 3 डिग्री और 1 डिग्री में हमारे पास सिर्फ एक ही R ग्रुप है जो उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर होगा, सबसे ज्यादा होगा बेसिक 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, है ना। ये तो हो गया प्लस आई इफेक्ट के बेसिस पे, ये हो गया पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर हमारे पास है यहाँ पे सॉल्वेशन इफेक्ट। तो सॉल्वेशन इफेक्ट में क्या हो गया, अब अगर मैं बात करूं 1 डिग्री अमीन की, ठीक है, तो 1 डिग्री अमीन में देखो नाइट्रोजन से एक R ग्रुप है और 2 हाइड्रोजन है। 2 डिग्री में नाइट्रोजन के पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है क्योंकि 2 R ग्रुप्स आ गए, और 3 डिग्री में नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है। तो क्योंकि देखो 1 डिग्री में 2 हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो ये 2 हाइड्रोजन के थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। तो इसीलिए सॉल्वेशन इफेक्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा बेसिक हमारा होता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और 3 डिग्री, क्योंकि 3 डिग्री में तो कोई हाइड्रोजन ही अवेलेबल नहीं है जो वहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके। ठीक है, ये था सॉल्वेशन इफेक्ट। तीसरा होता है स्टेरिक रीजन। स्टेरिक इफेक्ट में क्या होता है कि अगर मैं 3 डिग्री की बात करूं तो 3 डिग्री में देखो नाइट्रोजन पे 3 R ग्रुप्स हैं। अब अगर उसको एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करना है तो वो R ग्रुप्स क्या होते हैं, बल्की होते हैं, तो वो उस हाइड्रोजन को आसानी से आने नहीं देते क्योंकि वो स्टेरिक हिंड्रेंस वहां पे क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए स्टेरिक इफेक्ट की वजह से 3 डिग्री क्या हो जाता है, इतनी इजीली एक अच्छा कॉन्जुगेट हम बोल सकते हैं एसिड नहीं बना सकता है। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या होता है कि अगर हम इन तीनों फैक्टर्स को देखें, प्लस आई इफेक्ट, सॉल्वेशन इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट, तो इन तीनों फैक्टर्स को कंसिडरेशन में रख के हमने क्या करा, हमने अमीन्स की बेसिसिटी को देखा। तो अब यहाँ पे देखो अगर हमारे पास जो R ग्रुप है वो C2H5 है, तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा बेसिक है 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री और फिर 1 डिग्री और लास्ट में NH3। लेकिन अगर हमारे पास R ग्रुप मिथाइल है, ये मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है,
अगर R ग्रुप मिथाइल है तो 2 डिग्री तो दोनों में ही है, ठीक है, इथाइल मिथाइल दोनों में सबसे ज्यादा बेसिक 2 डिग्री है, लेकिन 3 और 1 की पोजीशन बदल गई। मिथाइल में सबसे ज्यादा 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है और लास्ट में 3 डिग्री है और फिर अमोनिया है। तो ये जो ऑर्डर है मिथाइल और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड का, ये आपको ध्यान में रखना है, या एक तरीके से आपको याद ही करना है, ठीक है। मैंने फैक्टर्स बता दिए, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो इन तीनों फैक्टर्स को देख के ये ऑर्डर जो है वो निकाला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि बेसिसिटी क्या है, किसी सब्सटेंस की एक पेयर इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने या प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी पर डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसे ग्रुप्स लगे हैं जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बेसिक साइट की तरफ पुश करते हैं, जिससे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है और मॉलिक्यूल ज्यादा बेसिक बन जाता है। जैसे कि सपोज करो मैंने नाइट्रोजन में क्या लगा दिया, कोई भी R ग्रुप लगा दिया जो कि प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है, ठीक है, या CH3 हो गया या फिर OCH3 हो गया, तो ये क्या करेंगे, प्लस आई इफेक्ट से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उस नाइट्रोजन पे डोनेट करेंगे, जिससे वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएंगे। तो जितने भी ये ग्रुप्स होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, ये पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पे बढ़ा रहे हैं, तो नाइट्रोजन अब अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर सकता है। लेकिन इसके ही ऑपोजिट अगर मैंने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स लगा लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को -I या फिर -R इफेक्ट के थ्रू अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो अब अगर वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींच रहे हैं तो नाइट्रोजन पे अब वो लोन पेयर अवेलेबल ही नहीं है कि वो दे सके, क्योंकि उसके पास तो अब खुद ही नहीं है ना, क्योंकि ये ग्रुप जैसे कि NO2 हो गया या फिर COH हो गया, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ कर रहा है या फिर खींच रहा है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो बेसिसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स पॉजिटिव चार्ज को डीस्टेबलाइज करेंगे, तो इनकी जो बेसिसिटी हो जाती है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि इलेक्ट्रॉन रिच बेसिक साइट्स ज्यादा पोटेंट बेसिस होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वन कमजोर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अगर मैं बात करूं गैसियस फेज में, ये हमने बात करी थी सोल्यूशन फेज में, अब अगर हमें गैसियस फेज में बेसिसिटी को ऑर्डर बताना है तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि गैसियस फेज में सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो प्लस आई इफेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 3 डिग्री अमीन में नाइट्रोजन पे 3 R ग्रुप्स लगे होंगे, और अगर हम एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे तो क्या होगा, 3 R ग्रुप्स और एक H और एक पॉजिटिव चार्ज। तो वो 3 R ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस नाइट्रोजन को डोनेट कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, उसकी पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहे हैं, स्टेबलाइज कर रहे हैं, ठीक है। वहीं पे 2 डिग्री अमीन में सिर्फ 2 R ग्रुप्स है, 1 डिग्री में सिर्फ एक है, और नाइट्रोजन में कोई भी R ग्रुप नहीं है जो उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर सके। तो गैसियस फेज में याद रखो कि बेसिसिटी का ऑर्डर जो है वो क्या होगा, प्लस आई इफेक्टिव बेसिस पे होगा। तो सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में NH3, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं एसाइलेशन रिएक्शन के बारे में। तो एसाइलेशन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन एक एसाइलेटिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करता है, जैसे कि एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड, और एक अमाइड बनाता है। तो इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में अमीन के नाइट्रोजन एटम असाइल ग्रुप के कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करता है, और नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन एटम होता है वो उसको असाइल ग्रुप से रिप्लेस कर देता है। तो रिएक्शन को क्या है, कंप्लीट करने के लिए हमें एक बेस की जरूरत पड़ती है, जैसे कि पिरिडीन, ठीक है, क्योंकि देखो जब ये रिएक्शन होती है तो हमें एक बाय प्रोडक्ट मिलता है HCl। तो वो बेस क्या करता है, उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है और रिएक्शन को कंप्लीशन की तरफ ले जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या होती है, बेस की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे देखो कि एसाइलेशन में एक असाइल ग्रुप ऐड होता है अमीन के नाइट्रोजन एटम पर। अब प्राइमरी अमीन्स के पास नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड होते हैं, जबकि 2 डिग्री अमीन्स के पास सिर्फ एक ही होता है, ठीक है। तो एसाइलेशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक अमीन अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पर असाइलेटिंग एजेंट जैसे एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड के। तो अमीन का हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है असाइल ग्रुप से।
अब क्योंकि प्राइमरी अमीन के पास 2 NH बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए सिर्फ एक ही रिप्लेस हो सकता है असाइल ग्रुप से, जिसे हम N सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बोलते हैं। तो होता है RCONH R प्राइम, ठीक है, ये बनाता है। इसके कॉन्ट्रास्ट में सेकेंडरी अमीन के पास सिर्फ एक NH बॉन्ड होता है सब्स्टिट्यूशन के लिए, जो जब ये रिएक्ट करता है तो ये N, डाई सब्स्टिट्यूटेड अमाइड बनाता है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे देखो कि 3 डिग्री अमीन के पास नाइट्रोजन पर कोई हाइड्रोजन एटम होता ही नहीं है, इसीलिए ये एसाइलेशन नहीं कर सकते अमाइड बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन देखो क्या है कि हमारे पास इथाइल अमीन है और एसिडिक क्लोराइड है, तो इनके बीच न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन है, जिसमें इथाइल अमीन का नाइट्रोजन एटम, ये देखो ये इथाइल अमीन है, इसके नाइट्रोजन पे क्या है, लोन पेयर्स है, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा और किस पे अटैक करेगा, इस कार्बोनिल कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि कार्बोनिल कार्बन पे क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है ना। तो ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा और Cl यहाँ से निकल जाएगा और हमें क्या मिलेगा, N इथाइल इथेनामाइड। तो इस नाइट्रोजन से क्या है, ये C2H5 ग्रुप जो वो डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसलिए N इथाइल इथेनामाइड, ठीक है। इससे हमें क्या मिलेगा, एक अमाइड मिलेगा और साथ ही साथ क्या मिलेगा, हाइड्रोजन हैलाइड मिलेगा, ठीक है। तो इथाइल अमीन एसिटाइल क्लोराइड पे अटैक करता है, N इथाइलिन इथेनामाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, और एक बेस जैसे कि पिरिडीन क्या करता है, इस HCl को, इस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डाई इथाइल अमीन और असाइल क्लोराइड के बीच की एक रिएक्शन है, तो एक न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन है, जो हमारे पास क्या बनाता है, टर्शियरी अमाइड और HCl जो है वो बाय प्रोडक्ट मिलता है। तब ये जो रिएक्शन है ये 2 स्टेप एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म से प्रोसीड करता है। सबसे पहले डाइथाइल अमीन के नाइट्रोजन एटम पर मौजूद लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं और असाइल क्लोराइड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करते हैं, ठीक है। तो नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। इसकी वजह से एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनता है, जिसमें कार्बोनिल डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन एटम्स पर पुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखो, जब नाइट्रोजन इस पे अटैक करेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पे चली जाएगी, नाइट्रोजन पे, और एक पाई बॉन्ड क्या हो जाता है, ब्रेक कर जाता है, ऑक्सीजन पे क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट कोलैप्स हो जाता है जब कार्बोनिल डबल बॉन्ड रिफॉर्म होता है, जिससे क्लोराइड आयन लीविंग ग्रुप के रूप में एलिमिनेट हो जाता है। फाइनली पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन पर मौजूद रिमेनिंग हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है, या तो एक और डाइइथाइल अमीन मॉलिक्यूल के द्वारा या फिर एलिमिनेटेड क्लोराइड आयन के द्वारा, जिससे फाइनल टर्शियरी अमाइड प्रोडक्ट और एक अमीन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट जो है वो बनता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, एक तो टर्शियरी अमाइड मिला और साथ में क्या मिलता है, HCl। तो ये क्या है, N, डाइइथाइल एसिटामाइड, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन जो है वो 2 C2H5 ग्रुप से बॉन्डेड है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एनिलीन। तो ये एनिलीन और एसिड एनहाइड्राइड के बीच का रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि ये एनिलीन है और एसिड क्लोराइड के बीच का रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन होता है, जिसे कॉमनली हम असाइलेशन के नाम से जानते हैं, ठीक है, जो कि एक अमाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाता है। तो मैकेनिज्म क्या है कि मैकेनिज्म एनिलीन के न्यूक्लियोफिलिक नाइट्रोजन के साथ स्टार्ट होता है, जो एसिड एनहाइड्राइड के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करता है, ठीक है। तो ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बोनिल कार्बन पे और पाई बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ पुश हो जाती है, ठीक है। तो ये टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाता है और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज जो है वो फिर कोलैप्स हो जाता है कार्बोनिल डबल बॉन्ड को रिफॉर्म करने के लिए, जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप को लीविंग ग्रुप के रूप में निकाल देता है। और फाइनली एक प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज नाइट्रोजन से कार्बोक्सिलेट में ट्रांसफर हो जाता है और न्यूट्रल अमाइड प्रोडक्ट और एक कार्बोक्सिलिक एसिड बाय प्रोडक्ट देता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, जो है कार्बाइल अमीन रिएक्शन। तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन, जिसे हम हॉफमैन आइसोसाइनाइड सिंथेसिस के नाम से भी जानते हैं,
ये केमिकल टेस्ट है जो प्राइमरी अमीन्स को सेकेंडरी और टर्शरी अमीन से आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश करने के लिए यूज किया जाता है। तो इस रिएक्शन में प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म CHCl3 और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH के अल्कोहलिक सॉल्यूशन के साथ हीट किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में एक आइसोसाइनाइड RNC प्रोड्यूस करता है जो इजीली आइडेंटिफाई किया जाता है क्योंकि इसकी क्या होती है, इसकी जो स्मेल होती है वो एक्सट्रीमली फोल और अनप्लीजेंट ऑडर होता है, और साथ ही में पोटेशियम क्लोराइड और वाटर बाय प्रोडक्ट्स के रूप में हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो कि इस मैकेनिज्म में हाईली रिएक्टिव डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट के फॉर्मेशन के थ्रू प्रोसीड करता है जो फिर प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्ट करके आइसोसाइनाइड बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स कार्बाइल अमीन रिएक्शन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें नाइट्रोजन पे रिएक्शन के लिए जरूरी हाइड्रोजन एटम्स जो है वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो कार्बाइल अमीन रिएक्शन का मैकेनिज्म प्राइमरी अमीन के नाइट्रोजन से 2 हाइड्रोजन एटम्स हटाने की नीड होती है। ठीक है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स के साथ ये पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि इनमें क्या होता है, जितने हमें हाइड्रोजन चाहिए हैं वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये रिएक्शन कार्बाइल अमीन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है और एक प्राइमरी अमीन्स के लिए एक टेस्ट के रूप में यूज किया जाता है। तो एक हाईली रिएक्टिव डाइक्लोरोकार्बीन इंटरमीडिएट क्लोरोफॉर्म और बेस से फॉर्म होता है। इस स्पेसिफिक केस में अगर हम देखें तो मिथाइल अमीन जो CH3NH2 है वो क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, प्रोड्यूस करता है और साथ में पोटेशियम क्लोराइड और वाटर भी बनता है। तो देखो रिएक्शन है CH3NH2 प्लस CHCl3 प्लस 3KOH, इट गिव्स CH3NC जो क्या है हमारे पास कार्बाइल अमीन है ना, और क्या देता है साथ में 3KCl प्लस 3H2O। ठीक है, अब हम देखेंगे नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स ये अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं नाइट्रस एसिड के साथ, जो कि इन सितु प्रिपेयर किया जाता है एक मिनरल एसिड जैसे HCl और सोडियम नाइट्राइट NaNO2 से। ठीक है, मेनली नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन एटम्स की संख्या के कारण। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्राइमरी अमीन्स की, तो प्राइमरी अमीन्स रिएक्ट करते हैं और अनस्टेबल डाइजोनियम सॉल्ट RN2+ बनाते हैं जो रूम टेम्परेचर पर रैपिडली डीकम्पोज हो जाते हैं अल्कोहल प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और साथ ही में ये कलरलेस, ऑडरलेस नाइट्रोजन गैस रिलीज करते हैं। अब यहाँ पे देखो अगर हम बात करते हैं एक एलिफैटिक प्राइमरी अमीन, ठीक है, और नाइट्रस एसिड के साथ, तो जब इनका रिएक्शन होता है तो पहले एक बहुत ही अनस्टेबल एलिफैटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, एक डाइजोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो क्योंकि ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है तो ये तुरंत डीकम्पोज हो जाता है। तो इस डीकम्पोजिशन से नाइट्रोजन गैस और एक कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट रिलीज होता है जो बाद में टिपिकली एक अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। साथ में माइनर बाय प्रोडक्ट्स जैसे एल्कीन्स भी बनते हैं। तो नाइट्रोजन गैस का रैपिड इवोल्यूशन इस रिएक्शन का एक की कैरेक्टरिस्टिक है और इससे अमीनो एसिड्स और प्रोटीन्स की क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन के लिए यूज किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एरोमेटिक प्राइमरी अमीन, तो एक एरोमेटिक प्राइमरी अमीन थोड़ा सा टेम्परेचर पे 0 to 5 डिग्री सेल्सियस नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके डाइएजोटाइजेशन करता है जिसमें एक स्टेबल एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट बनता है जो कि दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड्स बनाने के लिए एक इम्पॉर्टेंट इंटरमीडिएट होता है। तो ये रिएक्शन अमीन को HCl जैसे एसिड और सोडियम नाइट्राइट NaNO2 के साथ मिक्स करके किया जाता है। ठीक है, जो डाइजोनियम सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है।
तो यहाँ पे देखो हम एक रिएक्शन दी है, हमारे पास है एनिलीन, ठीक है। तो एनिलीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट्स काफी वर्सेटाइल सिंथेटिक इंटरमीडिएट्स होते हैं, क्योंकि डाइजोनियम ग्रुप्स N2+ ये एक एक्सेप्शनल लीविंग ग्रुप होता है। तो इन सॉल्ट्स की रिएक्टिव स्टेट उन्हें ऑर्गेनिक सिंथेसिस में कई यूजफुल ट्रांसफॉर्मेशंस करने देते हैं, ठीक है। तो जैसे रिएक्शंस जिसमें नाइट्रोजन को किसी दूसरे ग्रुप से रिप्लेस किया जाता है, जैसे कि सैंडमेयर रिएक्शन, और कपलिंग रिएक्शंस जिसमें नाइट्रोजन रिटेन किया जाता है ताकि एजोडाइज बनाए। तो स्टेबिलिटी कम टेम्परेचर पर और रिएक्टिविटी एक सूटेबल रिएजेंट के साथ, तो स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के बीच ये जो बैलेंस है ये उनकी रिएक्शन स्टेट की डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं नाइट्रस एसिड के साथ ही। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं सेकेंडरी अमीन की, तो एक सेकेंडरी अमीन नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करके एक एन नाइट्रस अमीन बनाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या बनाता है, एन नाइट्रोसो अमीन, जो कि क्या होता है, एक येलो ऑयली वाटर इनसॉल्युबल लिक्विड होता है। तो इस रिएक्शन में अमीन का न्यूक्लियोफिलिक अटैक नाइट्रोसोनियम आयन NO+ पे होता है और उसके बाद एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है और नाइट्रोसो अमीन प्रोडक्ट बनता है। तो ये रिएक्शन प्राइमरी और टर्शरी अमीन्स के रिएक्शन से अलग होती है और इसका प्रोडक्ट एन नाइट्रोसो अमीन्स पोटेंट कार्सिनोजेंस के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे अगर आप रिएक्शन देखोगे तो हमारे पास एक एन मिथाइल एनिलीन है जो कि एक सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन है, ठीक है। तो ये देखो नाइट्रोजन इस रिंग से जुड़ा है और एक CH3 ग्रुप से जुड़ा है, तो एक सेकेंडरी एरोमेटिक अमीन है। और जब ये नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्ट करता है तो एक रिएक्शन होती है जिसे एन नाइट्रोसेशन कहते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स के साथ होने वाले डाइजोनियम सॉल्ट प्रोड्यूस नहीं करता। तो इसकी वजह अमीन के नाइट्रोजन पर जो हाइड्रोजन एटम होता है उसकी जगह नाइट्रोसो ग्रुप जो N+O है ये ग्रुप आ जाता है, जिससे एन नाइट्रोसो एन मिथाइल एनिलीन जो है वो बनता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ये अक्सर एक येलो ऑयली सब्सटेंस के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है, जो कि वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो हमें मिलता है ये एन मिथाइल एन नाइट्रोसो एनिलीन। अब यहाँ पे अगर हम बात करें टर्शरी एलिफैटिक अमीन्स, तो टर्शरी एलिफैटिक अमीन्स नाइट्रस एसिड के साथ एक एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में रिएक्ट करते हैं, जिससे एक वाटर सॉल्युबल अमोनियम नाइट्रेट सॉल्ट बन जाता है। और प्राइमरी या सेकेंडरी अमीन्स के अनलाइक टर्शरी अमीन्स में नाइट्रोजन एटम से अटैच्ड कोई हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, तो डाइजोनियम सॉल्ट या एन नाइट्रोसो अमीन्स के फॉर्मेशन के लिए जरूरी होता है। जबकि इनिशियल सॉल्ट फॉर्मेशन प्राइमरी रिएक्शन होती है अगर टर्शरी अमीन में अल्फा प्रोटॉन्स वाले अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो सॉल्यूशन को गर्म करने से सॉल्ट का स्लो डिकम्पोजिशन हो सकता है जो एक एन नाइट्रोसो अमीन और एक अल्कोहल देता है। तो यहाँ पे देखो आपको रिएक्शन दिया है, आपको दिया है 3 डिग्री अमीन जो ट्राइइथाइल अमीन है। तो ट्राइइथाइल अमीन एक ट्राइइथाइल अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसके कॉन्ट्रास्ट में टर्शरी एरोमेटिक अमीन्स इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के जरिए एक नाइट्रोसो डेरिवेटिव ऑफ सेकेंडरी अमीन और एक अल्कोहल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो रिएक्शन है जो अभी हमने देखी, ये प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में डिफरेंस करने के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि प्राइमरी एरोमेटिक अमीन्स ये रिएक्शन देते हैं, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स अलग अलग प्रोडक्ट्स देते हैं। तो हम ये रिएक्शन यूज करके प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स में अंतर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखो बात आती है ESR रिएक्शन की, जो कि है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
यानी कि ESR में हम देखने वाले हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रोफाइल किसी कंपाउंड में सब्स्टिट्यूट हो जाता है। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें जनरली हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन जैसे रिएक्शंस आते हैं जो बेंजीन रिंग में होती हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें एक इलेक्ट्रोफाइल क्या है? इलेक्ट्रॉन सीकिंग स्पीशीज या फिर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। तो एक इलेक्ट्रोफाइल किसी फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस करता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन में पर्टिकुलरली कॉमन होता है, जहां इलेक्ट्रॉन रिच रिंग इलेक्ट्रोफाइल से अटैक होती है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है, तो बेंजीन रिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच है, उसमें पाई बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होते हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो उस पर कौन अटैक करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, तो इलेक्ट्रोफाइल है ना। अब यहाँ पे सुनो क्या होता है। अगर हम बात करें एरोमेटिक अमीन्स जैसे एनिलीन में क्या होता है? बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप। अब अगर हम NH2 ग्रुप की बात करें तो एरोमेटिक अमीन्स में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से अकर होते हैं क्योंकि जो अमीनो ग्रुप है वो काफी एक्टिवेटिंग और ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होता है। अब देखो क्या है कि अमीन्स में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर्स है ना। तो ये क्या करता है? अपने इन लोन पेयर्स को डोनेट करता है रिंग में थ्रू +R इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट के थ्रू, और उस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ज्यादा बढ़ाता है। तो इसीलिए ये हाईली एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है और ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है। ऐसा क्यों? तो आप ट्राई करना, आप जब NH2 के एनिलीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, आप इसको बना के देखना, तो आप देखोगे कि ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। तो क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पोजीशंस पे और ज्यादा प्रोनाउंस्ड है। तो इसीलिए कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है वो इन पोजीशंस पे अटैक करना पसंद करता है एज कंपेयर टू मेटा पोजीशन। तो इसीलिए ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, क्योंकि ये जो पोजीशंस है ये सेंटर होती है हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कॉमन रिएक्शंस देखेंगे जैसे कि हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन और सल्फोनेशन, जो मल्टीपल सब्स्टिट्यूशन के कारण बन सकते हैं अगर अमीनो ग्रुप की हाई रिएक्टिविटी को कंट्रोल नहीं किया जाता है। तो देखो, सबसे पहला है यहाँ पे ब्रोमिनेशन। तो यहाँ पे क्या होता है कि एनिलीन की ब्रोमिनेशन एक तेजी से होने वाली इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, जिसके रिजल्ट में हमें क्या मिलता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। अब एनिलीन में जैसा कि मैंने बताया NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, जो काफी ज्यादा एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है, जो बेंजीन रिंग को हाई इलेक्ट्रॉन रिच बनाता है, जिसकी वजह से वो माइल्ड कंडीशंस में भी ब्रोमीन के साथ ऑलमोस्ट तुरंत रिएक्ट करके ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट का व्हाइट प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो इतना हाईली एक्टिवेटिंग है कि आप इसको अगर नॉर्मल कंडीशंस में भी रिएक्ट करवाओगे तो सारे ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे Br जो है वो आके लग जाएगा और आपको क्या मिलेगा? एक व्हाइट प्रेसिपिटेट ट्राइब्रोमो प्रोडक्ट का। ठीक है, तो जैसा कि आप रिएक्शन को देख सकते हो, एनिलीन को जब आपने रिएक्ट करवाया 3Br2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ Br2H2O, तो हमें यहाँ पे क्या मिला? 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन। ठीक है, और साथ ही में 3HBr। तो अब इसकी दिक्कत क्या है? तो एनिलीन ब्रोमिनेशन का मेन ड्रॉबैक ये है कि ओवर रिएक्शन हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ये ट्राइब्रोमो एनिलीन प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, हाँ, बल्कि हमें क्या चाहिए? हमें डिजायर्ड हमारा प्रोडक्ट जो है वो मोनो या डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ये इसीलिए होता है क्योंकि अमीनो एक स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है जो बेंजीन रिंग को हाईली रिएक्टिव बना देता है, जिससे सभी अवेलेबल ऑर्थो और पैरा पोजीशंस जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाती हैं ऑलमोस्ट इमीडिएटली, इवन इन माइल्डर कंडीशंस। तो अब देखो, अगर अब हमें इसे रोकना है तो हम इसको रोकने के लिए क्या करते हैं? तो अगर हमें अपना डिजायर्ड मोनो या डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट चाहिए, तो क्योंकि एनिलीन की ब्रोमिनेशन नॉर्मल कंडीशंस में सिलेक्टिव नहीं होती है, क्योंकि अमीनो ग्रुप स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है,
जो रिंग को हाईली रिएक्टिव बना देता है और तुरंत ट्राई ब्रोमिनेशन हो जाती है। तो अगर हमें सिलेक्टिव ब्रोमिनेशन करना है तो सिलेक्टिव ब्रोमिनेशन के लिए अमीनो ग्रुप की रिएक्टिविटी को कम करना पड़ता है और उसको टेम्पोरली प्रोटेक्ट करना पड़ता है, ठीक है, जो ज्यादातर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अमाइड में कन्वर्ट करके किया जाता है। तो ये एसिटिनालाइड इंटरमीडिएट प्रोड्यूस करता है जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप हटाने से पहले लेस विगरस पैरासिलेक्टिव ब्रोमिनेशन अंडरगो करता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ध्यान से समझो कि एनिलीन की सिलेक्टिव मोनोब्रोमिनेशन के लिए जो अमीनो ग्रुप है NH2 ग्रुप है, हम क्या करते हैं उस ग्रुप को प्रोटेक्ट करते हैं ताकि उसके बेंजीन रिंग पर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सके, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ब्रोमिनेशन से तो हमें ओवर ब्रोमिनेटेड प्रोडक्ट मिल रहा था। तो हम क्या करते हैं, हम पहले एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड या एसिटाइल फ्लोराइड के साथ पिरिडीन की प्रेजेंस में ट्रीट करते हैं ताकि क्या बन सके, एसिटिनालाइड बने, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये क्या बनता है, इसको ग्रुप को हम प्रोटेक्ट करते हैं तो क्या बनता है, एसिटिनालाइड बनता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं ये एसिटाइल ग्रुप के कार्बोनिल के साथ रेजोनेंस में आ जाते हैं। तो ये देखो ये इस पे लोन पेयर्स है ना, और ये कार्बोनिल कार्बन है C डबल बॉन्ड O, तो अब इसके नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है वो इस कार्बोनिल कार्बन है और यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये उसके साथ रेजोनेंस में आ जाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन की रिंग की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी जो है, जो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी है वो कम हो जाती है और ऑर्थो पोजिशंस जो है वो स्टेरिकली हिंडर हो जाती हैं। उसके बाद क्या होता है कि अब मॉडरेटली एक्टिवेटेड एसिटिनालाइड को मॉलिक्यूलर ब्रोमीन Br2 के साथ एसिटिक एसिड जैसे सॉल्वेंट में ब्रोमिनेटेड किया जाता है और जो रिएक्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म से प्रोसीड करती है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कौन है हमारा, ब्रोमीनियम आयन जो Br+ है। तो जो Br+ है ब्रोमोनियम आयन, वो इलेक्ट्रोफाइल जो है ये सिलेक्टिवली मोर एक्सेसिबल और इलेक्ट्रॉनिकली फेवर्ड पैरा पोजिशंस पे अटैक करता है ताकि मेजर प्रोडक्ट है वो पैरा ब्रोमो एसिटिनालाइड बने, ठीक है। और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, ये देखो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है पैरा ब्रोमो एसिटिनालाइड, और फाइनली प्रोटेक्टिंग ग्रुप को एसिड या बेस कैटालाइज हाइड्रोलिसिस के द्वारा हटा दिया जाता है ताकि जो अमीनो ग्रुप है ये रीजेनरेट हो और डिजायर्ड पैरा ब्रोमो एनिलीन मिले, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस NH2 के जो एनिलीन है इसमें जो नाइट्रोजन है इसकी रिएक्टिविटी को कम करते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, अब हम बात करते हैं नाइट्रेशन की। तो डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक नाइट्रेटिंग मिक्सचर जो कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 है, ये प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसको जनरली अवॉइड करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की प्रेजेंस में एनिलीन का अमीनो ग्रुप NH2 प्रोटोनेटेड हो जाता है और एनिलीनियम आयन क्या है, NH3+, ये एनिलीनियम आयन बना लेता है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो ऑर्थो पैरा और मेटा नाइट्रो एनिलीन का मिक्सचर प्रोड्यूस करता है। साथ ही साथ ये कुछ अनडिजायर्ड टैरी ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट्स भी बनाता है, ठीक है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि रिएक्शन एक स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में परफॉर्म किया जाता है जिसमें अमीनो ग्रुप 2 कंपीटिंग रिएक्शन पाथवेज में जाता है। पहले पाथवे में अनप्रोटोनेटेड एनिलीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेटर के रूप में काम करता है और दूसरा और जो ज्यादा डोमिनेंट है उस पाथवे में अमीनो ग्रुप जो है वो प्रोटोनेटेड हो जाता है और प्रोटोनेटेड होकर वो क्या बनाता है, एनिलीनियम आयन बनाता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज ग्रुप एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डी एक्टिवेटर होता है। जो NH3+ ग्रुप है ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट शो करता है, ठीक है, उसके इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से। तो अब ये क्या करेगा, अब आप देखो यहाँ पे NH2 क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था +R की वजह से। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। अब क्योंकि ये एक जो NH3+ है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये क्या करता है, जो इनकमिंग नाइट्रोनियम आयन है NO2+ उसको मेटा पोजिशन की तरफ डायरेक्ट करता है,
ठीक है। इसीलिए प्रोडक्ट्स का मिक्सचर अनप्रोटोनेटेड एनिलीन पर नाइट्रेशन ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स और प्रोटोनेटेड एनिलीनियम आयन पर नाइट्रेशन मेटा प्रोडक्ट्स जो है ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे पैरा कितना है 51%, मेटा कितना है 47% और ऑर्थो कितना है 2%। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जो एनिलीनियम आयन है ये एक स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जिसकी वजह से मेटा नाइट्रो एनिलीन प्रोडक्ट का सिग्निफिकेंट अमाउंट बनता है और साथ ही एक्सपेक्टेड ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स भी हमें यहाँ पे मिलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब एक स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम में रिएक्शंस होते हैं तो बेसिक एनिलीन प्रोटोनेटेड होकर एनिलीनियम आयन बनाता है। तो एनिलीन के नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर होता है वो रिंग को ऑर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट करता है वाया रेजोनेंस। लेकिन एनिलीनियम आयन में नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कोई अवेलेबल लोन पेयर नहीं होता है। तो ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट देता है, जिससे वो डीएक्टिवेट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है, स्पेशली ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पर। तो जब ऑर्थो और पैरा पोजिशंस हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं, इन पे क्या पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो अब इनकमिंग ग्रुप कहाँ जाएगा, ऑब्वियसली मेटा पोजिशन पे, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो चुकी है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल रिलेटिवली मोर इलेक्ट्रॉन रिच मेटा पोजिशन की तरफ डायरेक्ट हो जाता है, जिससे मेटा प्रोडक्ट की हमें हायर यील्ड मिलती है, ठीक है। तो अब एक सवाल ये है कि क्या हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं नाइट्रेशन के दौरान। तो यहाँ पे देखो, अगर एनिलीन का हाईली एक्टिवेटिंग अमीनो ग्रुप को डायरेक्ट नाइट्रेशन के जरिए स्टैंडर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड से ट्रीट किया जाए तो ये रैपिड नॉन सिलेक्टिव और ऑफन डिस्ट्रक्टिव ऑक्सीडेशन करता है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब हम एनिलीन को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करते हैं ताकि जो अमीनो ग्रुप है ये एक लेस एक्टिवेटिंग एसिटामिडो ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल की ओवरऑल रिएक्टिविटी को रिड्यूस करता है और ऑक्सीडेशन जैसे साइड रिएक्शंस को ये प्रिवेंट करता है, ठीक है। तो एसिटामाइडो ग्रुप जबकि अभी भी एक ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ये रिएक्शन पर बेटर कंट्रोल प्रोवाइड करता है, जिससे पैरा नाइट्रो एसिटाइलाइड प्रोडक्ट की मोर प्रेडिक्टेबल फॉर्मेशन होती है, क्योंकि उसमें लेस स्टेरिक हिंड्रेंस होता है जो फिर इजीली माइनर ऑर्थो आइसोमर से सेपरेट हो जाता है, ठीक है। और फाइनली हम क्या करते हैं, एसिटामिडो ग्रुप की हाइड्रोलिसिस एसिडिक या बेसिक कंडीशंस में ये एसिटाइल प्रोटेक्टिंग ग्रुप को रिमूव कर देती है ताकि डिजायर्ड नाइट्रो एनिलीन प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल सके। अब यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो एनिलीन है ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि उसके नाइट्रोजन एटम पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लुईस एसिड कैटलिस्ट के साथ एक एसिड बेस रिएक्शन करते हैं, जैसे कि AlCl3। तो ये एक सॉल्ट फॉर्म करता है जो एरोमेटिक रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है बाय प्लेसिंग अ पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन एटम, और इलेक्ट्रोफिलिक अटैक को ये प्रिवेंट करता है। इसीलिए रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए सूटेबल नहीं रह जाती है। तो रिजल्टिंग कॉम्प्लेक्स फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन को इनहिबिट कर देता है और कोई एल्काइलेटेड या एसाइलेटेड प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है। तो अब हम लास्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं, जो कि है हमारा सल्फोनेशन। तो एनिलीन की सल्फोनेशन एक दो स्टेप प्रोसेस है जो कि अल्टीमेटली पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनिक एसिड या सल्फोनिलिक एसिड देता है। तो ये रिएक्शन एनिलीन को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करके स्टार्ट किया जाता है, जो एक एसिडिक मीडियम होता है। तो यहाँ पे देखो, इनिशियल स्टेप में एनिलीन का बेसिक अमीनो ग्रुप एसिड के साथ रिएक्ट करके एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट देता है, ठीक है, जो कि ये है NH3+ HSO4-। तो इस इंटरमीडिएट में नाइट्रोजन एटम पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट करता है और डायरेक्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को प्रिवेंट करता है। सेकेंड और फाइनल स्टेप में एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट को हाई टेम्परेचर पर हीट किया जाता है, टिपिकली 180 to 200 डिग्री सेल्सियस। तो इस हीटिंग के दौरान एक इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट होता है
और सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H रिंग के स्टेरिकली फेवर्ड पैरा पोजीशन पर माइग्रेट करता है सल्फोनिलिक एसिड बनाने के लिए, ठीक है, जो ज्यादातर एक्सिबिटर आयन या इंटरनल सॉल्ट के रूप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं 9 से लेके 16 तक, ठीक है। तो अभी हमने जो भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं अब हम इस पे अप्लाई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है, आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा वॉलेटाइल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखो तो क्या है, एक प्राइमरी अमीन दिया है ना, नाइट्रोजन जो है वो 2 हाइड्रोजन और 2 CH एक CH2 ग्रुप से जुड़ा है। इधर देखो सेकंड ऑप्शन में क्या है, ये एक टर्शरी अमीन है, नाइट्रोजन 3 CH3 ग्रुप से जुड़ा है। ये क्या है, एक सेकेंडरी अमीन है ना, 2 R ग्रुप्स और एक हाइड्रोजन से है। और ये क्या है, एक सिंपल हाइड्रोकार्बन है। तो आपको इन तीन चारों का क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर करना है, ठीक है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा वो मोस्ट वॉलेटाइल होगा, ठीक है। तो सही ऑप्शन बताना है क्या है, 2 है, 4 है, 1 है या 3 है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब हम देखो एक एक करके कंपेयर करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन की। तो 1 डिग्री अमीन में क्या होता है कि नाइट्रोजन से एक R ग्रुप और 2 हाइड्रोजन एटम जुड़े होते हैं, है ना। और 2 डिग्री अमीन में एक नाइट्रोजन से 2 R ग्रुप और एक हाइड्रोजन जुड़ा है। तो इस केस में क्या होता है कि 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि 1 डिग्री और 2 डिग्री के पास हाइड्रोजन अवेलेबल होते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग के लिए। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ा देती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, जिसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन का वो बढ़ जाता है अगर हम कंपेयर करें 3 डिग्री अमीन और हाइड्रोकार्बन से जिनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है, ठीक है। तो इसीलिए क्योंकि इनमें क्या है, स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इन स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कोई भी चीज स्ट्रॉन्ग है तो उसको तोड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और ये लेस वॉलेटाइल है, ठीक है। तो हमने 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन में डिफरेंशिएट 1 डिग्री और 2 डिग्री को 3 डिग्री और हाइड्रोकार्बन से अलग कर दिया कि 1 डिग्री 2 डिग्री तो देखो भाई स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है तो ये लेस वॉलेटाइल होंगे। अब हम 3 डिग्री अमीन्स और हाइड्रोकार्बन्स को कंपेयर करेंगे। तो देखो 3 डिग्री अमीन्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि 3 डिग्री अमीन्स में नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है। लेकिन इनमें क्या होता है, इनका जो बॉन्ड होता है CN बॉन्ड, ये पोलर होता है, ठीक है। तो पोलर CN बॉन्ड्स होने की वजह से अगर हम इनको कंपेयर करें हाइड्रोकार्बन से, तो ये हाइड्रोकार्बन से ज्यादा पोलर होते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ये ऑलमोस्ट नॉन पोलर होते हैं। तो ये पोलैरिटी अफेक्ट करता है कि कंपाउंड्स किस तरह से दूसरे सब्सटेंसेस के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स के अनलाइक जिनके पास वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, टर्शरी अमीन्स अपने पोलर नेचर की वजह से स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शंस फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो टर्शरी अमीन्स में क्या है, हमारे पास पोलैरिटी है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या है कि टर्शरी अमीन्स के पास वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस है, ठीक है। भले ही इनके पास स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, लेकिन इनके पास वीक डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शंस है, ठीक है। तो इसीलिए इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसीलिए टर्शरी अमीन्स भी क्या होंगे, लेस वॉलेटाइल होंगे, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या है, ज्यादा है हाइड्रोकार्बन से। तो इसमें सबसे फिर क्या बचा, अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच रहा है जो कि है हाइड्रोकार्बन। तो सीधी सी बात है कि हाइड्रोकार्बन्स में ना तो कोई इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और ना ही हमारे पास इसमें कोई डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस है। तो इनको तोड़ने के लिए हमें कम एनर्जी देनी पड़ती है, और तोड़ने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ती है तो मतलब क्या है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम है, तो ये इजिली हवा में उड़ सकते हैं, तो इसीलिए मोस्ट वॉलेटाइल होते हैं, ठीक है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री और हाइड्रोकार्बन्स में मोस्ट वॉलेटाइल कौन हो गया, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इसीलिए जो CH3 CH2 CH3 है ये क्या है, मोस्ट वॉलेटाइल, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लीस्ट है। अब देखो चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या है एक्वस मीडियम में। ध्यान रखो हमने गैसियस मीडियम भी पढ़ा था, एक एक्वस मीडियम भी पढ़ा था। तो एक्वस मीडियम में पहला में देखो प्राइमरी अमीन है, बी वाले में क्या है, बी वाले में भी एक प्राइमरी अमीन है, सी वाले में क्या है, हमारे पास एक सेकेंडरी अमीन है, और
डी वाले में हमारे पास क्या है, नाइट्रोजन से देखो एक C6H5 है, एक H है और एक CH3 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या होगा इसमें से। तो देखो याद करो, मैंने अभी आपको ऑर्डर बताया था, है ना, मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड और इथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए मैंने अलग अलग आपको ऑर्डर्स दिए थे, जिसमें से याद करो सबसे पहले कौन आता था, दोनों केस में 2 डिग्री तो सबसे पहले ही आता था। तो यहाँ पे ढूंढो 2 डिग्री अमीन। तो यहाँ पे देखो जो 2 डिग्री अमीन है वो ये है। तो यहाँ पे देखो क्या है कि ये 2 डिग्री अमीन है, नाइट्रोजन 2 CH3 और एक H ग्रुप से जुड़ा है, ठीक है। तो डाइमिथाइल अमीन जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर मैं इस नाइट्रोजन को एक हाइड्रोजन दे दूं, एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर ले, तो नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो ये जो CH3 ग्रुप्स है, 2 CH3 ग्रुप्स है, ये क्या करेंगे, ये इस प्लस आई इफेक्ट से अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन को डोनेट करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये 2 CH3 ग्रुप्स जो है वो पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए नाइट्रोजन पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी और ये विलिंगली या फिर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या डोनेट करने के लिए और ज्यादा केपेबल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या लग रहा है, हमारा प्लस आई इफेक्ट। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये 1 डिग्री अमीन है ना, क्योंकि नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन और एक CH3 से जुड़ा हुआ है। तो ये तो मोस्ट बेसिक होगा नहीं। याद करो मिथाइल वाले में मैंने क्या ऑर्डर बताया था, सबसे ज्यादा 2 डिग्री होगा, उसके बाद 1 डिग्री और लास्ट में 3 डिग्री, है ना। तो 2 डिग्री तो हमने यहाँ पे देख लिया, ये 1 डिग्री है तो ये हो नहीं सकता। ये भी 1 डिग्री है, नाइट्रोजन 2 हाइड्रोजन और एक ग्रुप से जुड़ा है। पर आप अगर ध्यान से देखोगे तो 1 डिग्री तो है ही, लेकिन यहाँ पे एक CN ग्रुप, एक साइनाइड ग्रुप अटैच्ड है। और साइनाइड ग्रुप किस नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर का होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचता है। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा तो नाइट्रोजन पे इसके खुद ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं बचती है, क्योंकि साइनाइड खुद ही खींच रहा है। तो इसीलिए ये तो एक अच्छा बेस हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये माइनस आई इफेक्ट दिखा रहा है, और माइनस आई इफेक्ट क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब आप ऐसा सोच सकते हो कि ये भी एक 2 डिग्री अमीन है, तो ये आंसर क्यों नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि जो नाइट्रोजन है ये एक जगह तो CH3 ग्रुप से जुड़ा है, बट एक जगह ये इस रिंग से भी जुड़ा है, बेंजीन रिंग से जुड़ा है। अब आप खुद सोचो, जब ये नाइट्रोजन इस बेंजीन रिंग से जुड़ा है तो ये क्या करेगा, इसके पास लोन पेयर्स हैं, तो ये लोन पेयर्स इस रिंग में देगा, तो ये प्लस आर इफेक्ट दिखाएगा। तो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स है ये इस पे लोकलाइज्ड नहीं है, ये डीलोकलाइज्ड है, और रिंग में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो जब इसके पास खुद ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इतनी नहीं बच रही है तो ये देगा कैसे। तो इसीलिए 2 डिग्री होने के बावजूद भी ये ज्यादा बेसिक नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये एक बेंजीन रिंग से जुड़ा है, जहाँ पे प्लस आर इफेक्ट के थ्रू अपने जो लोन पेयर्स है वो इस बेंजीन रिंग को देके उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो मतलब नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स जो है वो डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। इसीलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल में भी देखो सेम चीज पूछी गई है, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है एक्वस सोल्यूशन में। तो फिर से देखो कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, 2 डिग्री। और 2 डिग्री में भी वो देखो जिसमें जो लोन पेयर्स है वो उस पर लोकलाइज्ड हो, मतलब नाइट्रोजन पे उसके लोन पेयर्स प्रेजेंट हो। तो इनमें से ढूंढो 2 डिग्री कौन है, ठीक है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाइमिथाइल अमीन, है ना। तो डाइमिथाइल अमीन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है ना। सॉल्वेशन और इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हुए हमने तीनों फैक्टर्स देखे थे, है ना। सॉल्वेशन इफेक्ट भी देखा था, इंडक्टिव इफेक्ट भी देखा था, स्टेरिक हिंड्रेंस वाला इफेक्ट भी देखा था, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम देखें तो सॉल्वेशन इफेक्ट से मतलब ये है कि बेस वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ कितना अच्छा इंटरेक्ट करता है, जिससे ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और इंडक्टिव इफेक्ट में मिथाइल ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर होता है, जो नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है, जिससे वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के लिए और ज्यादा तैयार हो जाता है। तो ये सभी फैक्टर्स मिलके डाइमिथाइल अमीन को दूसरे अमीन से ज्यादा बेसिक बनाते हैं, ठीक है। तो याद रखो, अगर हमारे पास मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और 3 डिग्री और लास्ट में एनिलीन, ठीक है। तो ट्राइमिथाइल क्या है, 3 डिग्री अमीन है, क्योंकि नाइट्रोजन 3 मिथाइल ग्रुप से जुड़ा है। और एनिलीन क्या है, एक एरोमेटिक रिंग अमीन है। तो याद रखो, जब भी एरोमेटिक अमीन जैसे कि एनिलीन है, तो वहां पे जो नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डीलोकलाइज है, वो रिंग में पार्टिसिपेट कर रही है ना। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है कि वो डोनेट कर सके, क्योंकि वो कहाँ जा रही है, रिंग में जा रही है, ठीक है। और मिथाइल अमीन तो हमारे पास 1 डिग्री अमीन है, ठीक है।
अब आपको इसमें ऑर्डर बताना है बेसिसिटी का गैसियस स्टेट में। अभी तक हम देख रहे थे सॉल्यूशन स्टेट में, अब बताओ गैसियस स्टेट में। तो ध्यान करो मैंने क्या बताया था, गैसियस स्टेट में कौन सा फैक्टर डोमिनेट करता है? तो गैसियस स्टेट में सिर्फ प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है। उसके बेसिस पे आप आसानी से बता सकते हो, है ना। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो गैसियस फेज में मैंने आपको क्या बताया था कि सिर्फ प्लस आई इफेक्ट डोमिनेट करता है, ठीक है। तो जब नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो कॉन्जुगेट जब एसिड बनाएगा, तो वो एल्काइल ग्रुप्स जो होंगे, जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स होंगे, वो उस पॉजिटिव चार्ज को उतना ज्यादा स्टेबलाइज करेंगे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसको डोनेट करके। तो इसीलिए जो बेसिसिटी होगी वो क्या होगी? बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा 2 डिग्री, सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और लास्ट में अमोनिया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में बताना है कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस क्या है, ठीक है। तो देखो, जब भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है, ये सोचो दिमाग में कि कौन ऐसा कंपाउंड है जो अपने, जहां पे जो नाइट्रोजन है वो अपने लोन पेयर जो है वो आसानी से डोनेट कर सके। जहां वो जितनी आसानी से डोनेट कर देगा ना, वहीं पे उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे सही आंसर तो देखो ऑप्शन नंबर डी है। अब ध्यान से सुनो यहाँ पे हो क्या रहा है। सबसे पहला कंपाउंड देखो NH2। तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर्स तो प्रेजेंट है, लेकिन ये लोन पेयर्स क्या कर रहा है? इस रिंग में जा रहे हैं। प्लस आर इफेक्ट के थ्रू ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स इस रिंग को दे रहा है और इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। तो मतलब नाइट्रोजन क्या दिखा रहा है? प्लस एम इफेक्ट, आप इसको प्लस आर इफेक्ट भी बोलते हो। इसका मतलब ये है कि नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डीलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड नहीं है ना। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो ये बी वाला। बी वाले में क्या है कि नाइट्रोजन एक CH3 ग्रुप से जुड़ा है, तो CH3 प्लस आई इफेक्ट लगा के नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, ठीक है। लेकिन देखो ये नाइट्रोजन इस रिंग से भी जुड़ा है, तो फिर से ये क्या दिखाएगा? प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा। तो ये नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर्स होंगे वो इस रिंग में क्या होंगे? रिंग में जाके पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये प्लस आर इफेक्ट रेजोनेंस इफेक्ट दिखाएगा। इसका मतलब कि इस नाइट्रोजन पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लोकलाइज्ड नहीं है। तो मतलब ये भी आंसर सही नहीं होगा। अब सी देखो। अब सी में आप ऐसा सोच सकते हो कि यहाँ पे भी देखो एनिलीन तो है, लेकिन यहाँ पे एक CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। तो CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे सुनो, यहाँ पे क्या होता है? ऑर्थो इफेक्ट। अगर आपने GOC पढ़ी होगी, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो वहां पे बताता है कि NH2 के अगर ऑर्थो पोजिशन पे कोई भी ग्रुप अटैच्ड है तो वो ऑर्थो इफेक्ट दिखाता है। और ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन जो बेसिसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। क्योंकि देखो क्या होता है कि यहाँ पे नाइट्रोजन जब एक H+ एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा, तो यहाँ पे ये जो CH3 ग्रुप होता है ना, काफी बल्की ग्रुप होता है। तो यहाँ पे जो प्रोटॉन को आने में हिंड्रेंस देता है, तो यहाँ पे प्रोटॉन आ नहीं पाता है, जो तो ये अच्छा एक कॉन्जुगेट एसिड नहीं बना पाता है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी आंसर नहीं होगा। तो बचा क्या? डी। अब डी का भी लॉजिक देखो क्या है। अब यहाँ पे क्या हुआ? इस यहाँ NH2 और इस बेंजीन रिंग को बीच में एक CH2 ग्रुप आ गया। तो अब क्या हो रहा है? अब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे ही लोकलाइज्ड है, क्योंकि बीच में CH2 आ गया। तो अब इस बेंजीन रिंग के साथ ये प्लस आर इफेक्ट नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन पे ही लोकलाइज्ड है। तो इसीलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। तो बेंजाइल अमीन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट आपको बताना है, आपको बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है अमीन्स की एक्वा सोल्यूशन में। लेकिन यहाँ पे बस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया है। आपको बताना है कि सबसे कम पीकेबी वैल्यू किसकी होगी। तो देखो मैंने बताया था कि जिसकी केबी की वैल्यू जितनी ज्यादा, उसकी पीकेबी वैल्यू उतनी ही कम, और वो उतना ही अच्छा बेस होगा। तो पीकेबी वैल्यू सबसे कम किसकी होगी? जो सबसे अच्छा बेस होगा। तो यहाँ पे ढूंढो सबसे अच्छा बेस कौन सा है। एक्वा सोल्यूशन पूछा गया है, सिंपल है, फिर से 2 डिग्री अमीन देख लो बस, है ना। तो सही आंसर ये है ऑप्शन नंबर ए। तो अगर हमें यहाँ पे देखो बताना है बेसिक स्ट्रेंथ एलिफैटिक अमीन्स की, तो क्या था? मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए सबसे ज्यादा 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री और फिर 3 डिग्री, और लास्ट में एनिलीन। क्योंकि एनिलीन में क्या है कि नाइट्रोजन की लोन पेयर जिसपे लोकलाइज्ड नहीं है, डीलोकलाइज्ड है। और पीकेबी किसके बराबर होता है? माइनस लॉग केबी के बराबर होता है। मतलब पीकेबी की वैल्यू जितनी ज्यादा, केबी की वैल्यू उतनी ही कम, या फिर वाइसा वर्सा। तो इसीलिए देखो हमसे पूछा गया है स्मॉलेस्ट पीकेबी, मतलब सबसे अच्छा बेस। तो सबसे अच्छा बेस तो ये ही होगा। तो इसकी पीकेबी की वैल्यू सबसे कम होगी और केबी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी।
और अगर हमसे पूछा जाता कि व्हिच वन हैज द हाईएस्ट पीकेबी, तो हाईएस्ट पीकेबी किसकी होती है? जो सबसे बुरा बेस होता, वो कौन है? यहाँ पे एनिलीन है। ठीक है, रीजन मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार बता चुकी हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसके लोन पेयर्स है, वो रिंग में रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो डीलोकलाइज्ड है, इस पे लोकलाइज्ड नहीं है। ठीक है, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को वो घटा देता है। अब देखो अगला सवाल, नेक्स्ट को सवाल में आपको बतानी है इनकी बेसिसिटी। फिर से बेसिसिटी में वो ही देखो जो नाइट्रोजन आसानी से अपने लोन पेयर्स डोनेट कर सके, उसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा है ना। तो आपको इसमें ऑर्डर कंपेयर करके बताना है। यहाँ पे देखो सही आंसर तो ऑप्शन नंबर सी है। अब हम एक एक करके सभी चीजों को समझते हैं। सबसे पहले अगर देखो इस नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देखो, पहले तो क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर है ना, sp3। इस नाइट्रोजन की क्या है, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर sp2 है ना। तो यहाँ पे देखो इस नाइट्रोजन की देखो sp3 है, इस नाइट्रोजन की भी sp3 है, तो यहाँ पे तो sp2 है। अब sp2 और sp3 को देखोगे तो sp3 में s कैरेक्टर कितना है, 25%, sp2 में कितना है, 33.3%। तो अगर S कैरेक्टर ज्यादा है तो S कैरेक्टर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। जितना ज्यादा S कैरेक्टर होता है उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मतलब वो बेसिक उतना ही कम बेसिक होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है वो तो सबसे पीछे आएगा, उसकी बेसिसिटी सबसे कम होगी। ठीक है, क्योंकि वो तो अपने लोन पेयर डोनेट करेगा ही नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या होता है कि वो अपनी तरफ लोन पेयर खींच के रखता है, तो उसकी टेंडेंसी लोन पेयर को देने की सबसे कम होगी। तो इसीलिए सेकंड वाला सबसे पीछे आएगा, तो सेकंड वाला तो हट गया। ठीक है, अब देखो सबसे अच्छा कौन सा है। सबसे अच्छा देखो मैं थर्ड वाले को देखती हूँ। अब अगर आप इसमें प्रोटॉन एक्सेप्ट करवा के इसका कॉन्जुगेट एसिड बनाओगे तो देखो क्या होगा। यहाँ पे ये आपने इसको एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करवाया तो यहाँ पे क्या हो गया, H2N और N पे पॉजिटिव चार्ज हो गया है ना, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और ये 2 बॉन्ड्स बना रहा है। तो अब अगर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स यहाँ पे देगा और ये फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस दिखा रहा है, और इक्विवेलेंट रेजोनेंस जो है वो मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। तो जो इक्विवेलेंट रेजोनेंस है इस पॉजिटिव चार्ज को बहुत ज्यादा स्टेबलाइज कर रहा है। तो इसका मतलब इन चारों में से सबसे अच्छा बेसिक कौन होगा, सबसे आसानी से अपने लोन पेयर डोनेट करेगा, वो होगा थर्ड वाला। तो इसीलिए थर्ड वाले को हमने सबसे पहले रख दिया है ना। तो सेकंड सबसे कम और थर्ड सबसे ज्यादा। अब कंपैरिजन किस में बचता है, फर्स्ट और फोर्थ में बचता है। तो अब देखो फर्स्ट और फोर्थ में, फर्स्ट में क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स दे रहा है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन अपने लोन पेयर दे रहा है, लेकिन यहाँ पे CH3 ग्रुप है, और अगर कहीं पे भी CH3 ग्रुप आ गया तो अगर ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके कॉन्जुगेट एसिड बनाएगा तो ये CH3 ग्रुप उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। तो इसका मतलब कि ये आसानी से अपने लोन पेयर्स डोनेट कर देगा। तो इसीलिए जो फोर्थ है वो अच्छा है एज कंपेयर्ड टू फर्स्ट। तो इसीलिए सबसे कम सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर फोर्थ और सबसे अच्छा थर्ड। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सवाल। तो एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर मास 180 है, उसको CH3COCl के साथ रिएक्ट कराया जाता है दूसरे कंपाउंड बनाने के लिए जिसका मॉलिक्यूलर मास 390 है। तो हमको फाइंड करना है कि ओरिजिनल कंपाउंड के एक मॉलिक्यूल में कितने अमीनो ग्रुप्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है ये हमको असाइलेशन के बाद और पहले के मॉलिक्यूलर मासेस देते हैं और ओरिजिनल कंपाउंड में अमीनो ग्रुप्स की संख्या पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 5। तो एसाइलेशन के दौरान NH2 ग्रुप का एक H COCH3 ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है। तो इस रिएक्शन में हर COCH3 ग्रुप डिस्प्लेस करता है एक हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो COCH3 ग्रुप मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करता है जिससे मॉलिक्यूलर मास 42U से बढ़ जाता है। तो टोटल मास जो इंक्रीज होता है वो कितना होता है, 390 माइनस 180 मतलब 210। इसका मतलब ये है कि NH2 ग्रुप्स की संख्या कितनी होगी, 210 डिवाइडेड बाय 42, जो कि किसके बराबर है, 5 के बराबर है। ठीक है, तो नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स जो प्रेजेंट है पर मॉलिक्यूल वो कितने हो गए, 5 हो गए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।